नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। आज से हम एनसीईआरटी थॉट जो क्वेश्चन है या दृष्टि का भारतीय इतिहास में, इसमें हम 6 से लेकर 12th तक की जितनी भी इसमें दिया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। सभी क्वेश्चन को हम आप लोगों को कराने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल पर जुड़ जाइए, ताकि आपको पूरा भी जितना भी इतिहास है ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूरा हम कवर कराएंगे, और उससे रिलेटेड जितना भी उसमें जानकारी हो सकती है, महत्वपूर्ण पॉइंट भी, उसको भी कवर कराने वाले हैं। पहले हम आपको एक एक घंटे करके डेली पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम इसको मर्ज कर देंगे, तो आपको क्या है, पूरी वीडियो एक ही जगह पर पूरा मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के देखिए, यहाँ पर लिखा है नई एवं पुरानी एनसीईआरटी अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का व्याख्या सहित हल इसमें दिया हुआ है। तो पूरा हम आपके साथ यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए बिना देरी के हम आज पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट करते। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है क्या, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल्दी जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग अपना स्कोर भी करते जाइए और अब इसको याद भी करते जाइए। गेहूं और जौ की फसलों में कौन सा कथन सत्य है, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसको अब देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या दिया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है, जो केवल फर्स्ट होगा। क्या होगा, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों का उपजाने की शुरुआत की गई थी। किसका किसका, गेहूं और जौ फसलों के संदर्भ में गेहूं और जो जौ फसल है इसी का सबसे पहले उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिए गए होंगे, तो उसको पढ़ेंगे। देखिए दिया गया है सर्वप्रथम मनुष्यों ने किसका उपयोग किया था, तो गेहूँ और जौ का उपाजना मतलब सबसे प्रथम उपयोग किया था। और कब यूज किया था, तो 800 ईसा मतलब 800 वर्ष पूर्व, 800 वर्ष पूर्व इसका उपयोग किया था। इसके अलावा इन फसलों को उपजाने का कार्यक्रम सुलेमान और किरधन पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ, न कि विंध्य क्षेत्रों में हुआ। अतः कथन दो गलत है। जो कथन वो दो दूसरा दिया हुआ है, आप कथन देख लीजिएगा। देखिए क्या है, इन फसलों को उपजाने का सुलेमान कहाँ हुआ था, कि किरधन पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ, न कि विंध्य क्षेत्रों में, विंध्य क्षेत्रों में नहीं हुआ था। इसके अलावा गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है। कहाँ पर है, बलूचिस्तान में है और मेहरगढ़ में। इसके अलावा नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लौरा देव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया है, सभी पॉइंटों को हम डिस्कस करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपको मिस ना होने पाए। इसके अलावा दिया गया है गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी के क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि विकास हुआ। कहा है क्या है, यहाँ पर कृषि विकास हुआ। ज़्यादा आपको किस पे, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, किसी भी पेपर में आप बैठेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। दूसरे नंबर का देखिए क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए कथन है, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारों पर। ऑप्शन सेकंड है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारों नगरों का विकास लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ। कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। आप लोग भी देखिए, चलिए जल्दी इसका आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें केवल जो फर्स्ट है सही है। क्या हुआ था, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो सिंधु जो है आरंभिक शहरों का विकास इसकी नदियों के किनारे हुआ था। चलिए इसके आगे हम देखते हैं, इससे जुड़े कुछ जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट हो सकते हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे। देखिए दिया हुआ है सही, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता है। कभी पूछ ले सिंधु सभ्यता क्या है, तो सिंधु सभ्यता 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक जो नदियाँ थीं उनकी नदियों के किनारे आरंभिक नगरों मतलब वहाँ पे जो नगर थे उन्हीं का विकास हुआ। किसके कारण, नदियों के कारण। इसके अलावा गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ। कहाँ हुआ था, जो गंगा नदी है, नदियाँ जहाँ बहती हैं तो आप लोग खुद ही जानते हैं कि नदियाँ जहाँ पे होती हैं वहाँ पे नगरों का विकास होता है। ठीक है, तो ये 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी कि सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई। अतः कथन दो गलत है। कथन आप देख लीजिएगा, कथन दो गलत क्यों है, क्योंकि क्या दिया हुआ है कि सिंधु नदी जो है क्या है कि 2500 वर्ष
पूर्व, मतलब अभी 2500 वर्ष पूर्व गंगा नदी के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ, तो इसलिए गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। देखिए तीसरे नंबर का, देखिए ये कौन से क्लास की है, तो कक्षा 6 का अभी हमारा इतिहास का एनसीईआरटी बुक से चल रहा है। इसके बाद जैसे खत्म होगा फिर 7 होगा, 8 होगा, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। तीसरे नंबर का देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग। देखिए गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी वज्जी, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी मगध। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है मगध होगा। किस नाम से जाना जाता है? तो मगध के नाम से। देखिए इसकी व्याख्या में हम देखते हैं, सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राचीन काल में मगध कहलाता है। इसके अलावा मगध जो है प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। क्या थे? इसके शासक जो थे, जो मगध था प्राचीन काल में पहला बड़ा राज्य हुआ करता था। इसके अलावा इसके शासक बहुत शक्तिशाली होते थे। इसके अलावा इसमें विशाल राज्य स्थापित किया था। क्या हुआ? इसमें विशाल राज्य स्थापित किया गया था। इसके अलावा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? अगर कोई पूछता है तो जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ? तो 6वीं शताब्दी में हुआ। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो 544 से कब तक? 492 ईस्वी तक बिंबिसार को माना जाता है। ये आपसे बनना चाहिए, कब से कब? 544 से 492 ईसा पूर्व बिंबिसार को माना जाता है। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए, आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लग रही है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ सके। और अगर जो बच्चे ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाते कि कोर्स खरीद सके, तो हम यहाँ पे आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो आपका पूरा इतिहास कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए देखते हैं, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। पहला है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस और अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया कहा। अगला क्वेश्चन है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, अब चलिए इसमें हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। देखिए इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए कूट प्रयोग में सही उत्तर बताइए। तो ऑप्शन ए सही होगा कि ऑप्शन से केवल सेकंड, कि फर्स्ट सेकंड दोनों, कि ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। फर्स्ट में क्या बोला गया था? तो देखिए फर्स्ट में बोला गया था, आप लोग देखिए, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानियों ने सिंध को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। ये तो आप लोग जानते हैं कि इंडिया नाम किसने के द्वारा दिया गया? तो यूनानियों के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख कहाँ किया गया? संस्कृत भाषा के आरंभिक कृति ऋग्वेद में किया गया। बहुत अच्छी जानकारी है। चलिए अब आगे अपन बढ़ेंगे, आगे अपन देखते हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया होगा। देखिए उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस और इंदोस कहा। उन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को ही इंडिया कहा। कौन नाम रखा था? तो जो यूनानी और ईरानी थे वही इंडिया नाम रखे। इसके अलावा भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृति की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भारत समूह के नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा। क्या हुआ? बाद में जो भारत नाम है इसी का प्रयोग देश के लिए किया जाने लगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, अतीत में हाथ में लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती है। कि ऑप्शन बी, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है जो लैटिन भाषा के शब्द में मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकलता है। ठीक है, देखिए 2 ऑप्शन हो गए। चलिए तीसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। तीसरा ऑप्शन है, पांडुलिपियों ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार
भोजपत्र लिखी जाती थी। अगला है पांडुलिपियों केवल मंदिरों और बिहानों में प्राप्त होती हैं जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी जाती है। अब 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, पांडुलिपियों केवल मंदिरों और बिहानों में प्राप्त होती है जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी जाती है। चलिए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य देखिए कि पूरा उल्लेख किया गया है। कथन ए बी सी सही है। कौन सा सही है? तो ए बी सी सही है, परंतु डी गलत है। क्या है? डी गलत है, क्योंकि पांडुलिपियों मंदिरों और बिहानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं। साथ ही पांडुलिपियों विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई हैं, जिन्हें संस्कृत, प्राकृतिक, तमिल भी शामिल है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए दिया गया, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। ठीक है। दूसरा दिया गया है, कभी कभी शासन अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। तो अब बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल फर्स्ट सही होगा, केवल सेकंड, सी वाला सही होगा कि डी वाला? तो चलिए इसका राइट आंसर होगा केवल जो सेकंड है वही सही है। क्या है? देखिए क्या होता है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा? केवल सेकंड वाला सही होगा। ठीक है, इससे जुड़े तथ्य दिया गया है, तथ्य को भी देख लेते हैं। देखिए ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण मतलब बनाया जाता था वे अभिलेख कहलाते थे। ठीक है, इसके अलावा अभिलेखों में राजाओं, रानियों व अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का भी उल्लेख किया जाता था। जो अभिलेख हुआ करते थे उसमें राजाओं के, रानियों और अन्य लोगों के आदेश के कार्य विवरण और विषय के बारे में उसमें वर्णन किया जाता था। ठीक है ना, उल्लेख किया जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों से लिखा गया है? ऑप्शन है अरमाइक और ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी दिया है यूनानी और ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी देवनागरी और तमिल लिपि की यूनानी और अरमाइक लिपि। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? तो जो डी नंबर है राइट आंसर होगा, यूनानी और अरमाइक लिपि। अशोक का जो कंधार से प्राप्त अभिलेख है किस में लिपि में है? तो यूनानी और अरामाइक लिपि में है। देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, प्रयुक्त होने वाली लिपि यूनानी और अरमाइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। थोड़ा क्या है, आपको इशू आ रहा होगा पीडीएफ के चलते, तो पीडीएफ में साफ साफ ऐसे दिख रहा है, अगर आप देखेंगे तो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए सभी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जितने भी छोटे एग्जाम होते हैं सभी क्वेश्चन बड़े एग्जामों से लिए जाते हैं। तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कथन ये है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। पहला कथन। कारण दिया है, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अब देखिए इसमें दिया, नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अब देखिए लास्ट वाला क्या है, लास्ट है गलत है परंतु आर सही है। क्या है? ए गलत है परंतु आर सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर पहला ही इसमें सही हो जाएगा। क्या होगा? पहला सही होगा कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, इसमें से जो पहला है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का स्पष्टीकरण कर रहा है, मतलब पूरी तरह से बता रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगर इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए। देखिए ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट या बीसी के नाम से आप लोग देखे होंगे, बीसी आता है तो ईसा पूर्व होता है। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट होता है। हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग ईस्वी का चलन है, जिसे अंग्रेजी में एच डी एनो डोमिनी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि एनो डोमिनी क्या है। तो अंग्रेजी भाषा में एडी जो लिखा जाता है उसे
एनो डोमिनी बोला जाता है। BCE का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा तथा C का अर्थ होता है कॉमन एरा होता है। BP का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बिफोर प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि देखिए BC जो है, BC क्या बिफोर क्राइस्ट होता है। इसके अलावा वर्तमान में किसका उपयोग किया जा रहा है? तो अंग्रेजी भाषा में से AD बोला जाता है और जिसे एनो डोमिनी बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। देखिए अब यहाँ से हमारा क्या होगा? आरंभिक मानव की खोज। क्या क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है? आरंभिक मानव की खोज में। चलिए अभी देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या है। पहला ही क्वेश्चन देखिए है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थान में मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? ऑप्शन है भीमबेटका, ऑप्शन बी हुक्सी, ऑप्शन सी चिरांद, ऑप्शन डी कुरनूल गुफाएं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा चिरांद। क्या होगा? चिरांद होगा। चलिए इससे जुड़ा कुछ तथ्य देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है। भीमबेटका, हुक्सी और कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ये तीनों पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, जबकि चिरांद जो है न पाषाणिक पूरा स्थल है। क्या है देखिए, ये जो तीनों दिए हैं भीमबेटका, हुक्सी और कुरनूल, ये सभी पूरा पाषाणिक स्थल हैं, जबकि ये न पाषाणिक है कौन सा? चिरांद। देखिए हुक्सी और कुरनूल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कभी अगर पूछ ले कि हुक्सी और कुरनूल गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ये है कहाँ पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरा स्थल हैं? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी बुर्जहोम, ऑप्शन थर्ड दिया है महागढ़ा, ऑप्शन फोर दिया है कोल्हावा और पांचवा भी दिया है देखिए दओजली हेडिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए नीचे देखिए कुट भाषा में पहला दूसरा है कि केवल चौथा पाँचवा है कि केवल तीसरा चौथा पाँचवा है कि ऑप्शन डी 1 2 3 4 5 सभी हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी हैं। क्या है? 1 2 3 4 5 सभी हैं। मेहरगढ़ भी है, बुर्जहोम है, महागढ़ा है, कोल्हावा है और दाओजली हेडिंग है। ठीक है, सभी हैं। कौन है? नवपाषाण युग के सभी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है देखिए, पूरा पाषाण कालीन औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीक कहते हैं। ये कई बार पूछा जा चुका है कि पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीक कहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं ऐसा करके क्वेश्चन आता है। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन क्या बना हुआ है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उपयुक्त कथनों में से सही कथनों का उप चुनाव कीजिए। केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड, फर्स्ट सेकंड दोनों, कि ना तो फर्स्ट सही है ना तो सेकंड सही है। चलिए इसको देखते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। क्या है? इसमें से फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। चलिए इसके व्याख्या की हम देखते हैं, बात करते हैं। व्याख्या की बात करें, देखिए दिया गया उपयुक्त दोनों कथनों सही हैं। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाते थे। स्थान को उद्योग स्थल कहते थे। जहाँ पर औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते थे। कभी कभी लोग इन स्थानों पर अधिक समय तक रहा करते थे। अगला है देखिए, पूरा पाषाण उपकरण निर्माण हेतु दो तकनीकों का उपयोग किया जाता है। पहली तकनीक है, इसको पत्थर से पत्थर टकराना कहा जाता है। इसमें एक पत्थर को हाथ से पकड़कर दूसरे पत्थर को हथौड़ी की तरह चोट करके शुल्क निकाले जाते हैं। दूसरी तकनीक क्या हुआ करती थी? तो इसको दबाव सल्क तकनीक कहते थे। दूसरी क्या है? दबाव सल्क तकनीक कहा जाता था। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका देते और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे। ठीक है, दो प्रकार की तकनीक थी, दोनों प्रकार की तकनीक हम देख चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरा पाषाण स्थल से मिले हैं? यही क्वेश्चन एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि जीएस में बहुत ही टफ हो जाते हैं। अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएंगे। देखिए निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरा पाषाण स्थल से मिले हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुरनूल गुफा से। कहाँ से मिला है? कुरनूल गुफा से। देखिए वही चीज़ लिखा है, कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाण
डी आरंभिक लोग आग से परिचित थे। इससे क्या स्पष्ट होता है, जब राख के साक्ष्य मिले हैं तो ये वो परिचित होंगे, आग से जब परिचित होंगे तभी तो राख के साक्ष्य मिले हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है 5 नंबर का, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। सेकंड है, इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। थर्ड है, गेहूं और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। अब बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। फर्स्ट सही है कि केवल सेकंड, कि ऑप्शन सी है केवल सेकंड और थर्ड, की ऑप्शन डी दिया है तीनों सही हैं। करेक्ट आंसर बताइए कौन सा इसमें सही है। तो चलिए इसका देखते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है। क्या है, बदलावों से तापमान में वृद्धि हुआ करती थी, घास में मैदान विकसित होते थे। इसके अलावा इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत था। और लास्ट गेहूं जौ और धान का इसमें क्या होने लगा, प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। चलिए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपन पॉइंट देख लेते हैं। देखिए लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के कारण को मध्य पाषाण युग एवं मेसोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य पाषाण युग या मेसोलिथ कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इस युग में जलवायु में आए बदलाव से तापमान वृद्धि हुई, उससे घास वाले मैदान बनने लगे। घास क्षेत्र बढ़ने से घास खाने वाले जीव भी बढ़े। क्या है, घास खाने वाले जीव भी बढ़ गए। इसके अलावा मछली इसी काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। गेहूं जौ और धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे, अतः लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया व समय के साथ इन्हें खुद उपाजना मतलब फिर से उगाना चालू कर दिया। ठीक है, ये सीख लिया कर के लिए। चलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के आरंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन से 3 में नहीं आता है। पहला पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल की महापाषाण काल। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से बन गया होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा, डी नंबर है राइट होगा, महापाषाण काल। जबकि 3 काल कौन कौन से थे, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। चलिए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए मानव सभ्यता के आरंभिक काल में अर्थात प्रागैतिहासिक काल में 3 भागों में, जैसे पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण 3 काल थे। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है। क्या है, ये विशाल पाषाण खंडों के समाधियों से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 7 नंबर का देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल्य चिकित्सा के चित्रकला के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी बाघ की गुफाएं, ऑप्शन डी अजंता। करेक्ट आंसर होगा भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये किस लिए जानी जाती हैं, तो ये पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहिए आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लग रही है। भीमबेटका वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो अगर आपसे पूछे तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और ये किसके लिए है, तो प्रागैतिहासिक शैल चिकित्सा के कुछ सुंदर उदाहरण यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया गया। किसके संबंधित किया गया है, प्रागैतिहासिक कला चित्रकला से संबंधित किया गया। इसके अलावा जो अजंता की गुफाएं हैं, बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला मौर्य काल के बाद की ऐतिहासिक कालीन है। और अमरावती की बात करें तो अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंग कालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। ठीक है, कभी अगर पूछ ले तो अमरावती किस लिए फेमस है, तो अपने स्तूपों के लिए फेमस है। और कब ये शुंग कालीन और सातवाहन जो कालीन थे उनमें माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलाना है, अगर आपसे बनता है तो बनना मिलाइए। पूरा पाषाण काल का समय कब से कब माना जाता है, मध्य पाषाण काल कब से माना जाता है, महापाषाण काल कब माना जाता है, उत्तर पाषाण काल कब माना जाता है। देखिए शुरुआत 1000 वर्ष पूर्व की, 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व, 13 है 12,000 वर्ष पूर्व से 1,000 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा, पहले का दूसरा, बी का 3, सी का 4, डी का 1। चलिए इसका अब देख लेते हैं कौन सा किसका होगा।
देखिए यहाँ पर पूरा स्पष्टीकरण किया गया है। देखिए पूरा पाषाण काल जो है इसका काल कब माना जाए, 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व के दौरान माना जाता है। इसको याद कर लीजिए, पूरा पाषाण काल का समय कब माना जाता है, तो 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व के दौरान माना जाता है। इसके अलावा मध्य पाषाण काल का जो समय है ये 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। अब जैसे आ गया उत्तर पाषाण काल, अर्थात इसी को नवपाषाण काल भी बोला जाता है। इसका समय 10,000 वर्ष से पूर्व माना जाता है, पूर्व से होती है। इसके अलावा महापाषाण काल का संबंध दक्षिण भारत के बड़े शिलाखंडों से बनी समाधियों से है, जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ चुके हैं। इस काल का समय कब से, 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी अर्थात 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा, निम्नलिखित विचारों पर मतलब निम्नलिखित विचार कीजिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, उपर्युक्त में से किन किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं, कौन सा राइट होगा। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकंड, मतलब लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा कि 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 जो है वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। देखिए औजार क्या हुआ करते थे, बहुत छोटे हुआ करते थे, इस कारण उसको माइक्रोलिथिन यानी लघु पाषाण कहा जाता था, है ना। चलिए आगे की ओर चलेंगे। आगे देखिए दिया गया है, प्रायः इन औजारों में हड्डियों एवं लकड़ियों के मुट्ठे लगे हथिया जिसे बोला जाता है और आरी जैसे औजार मिलते थे। क्या है, हसिया आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है, तो अगर आप ये पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए आगे की ओर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, हुक्सी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुक्सी के पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए, यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। तो इसमें से कौन कथन सही है, केवल फर्स्ट केवल सेकंड, कि ऑप्शन सी दिया है फर्स्ट सेकंड दोनों, कि दोनों में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल फर्स्ट। हुक्सी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या हुआ, हुक्सी से ही पूरा पाषाण काल के कई साक्ष्य प्राप्त हुए थे। चलिए इससे जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। देखिए दिया है हुक्सी कर्नाटक में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो हुक्सी कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा इसमें पूरा पाषाण कालीन स्थल है, कौन सा स्थल है, कभी पूछ ले कि हुक्सी कैसा स्थल है, तो पूरा पाषाण कालीन स्थल है, कर्नाटक में स्थित है। इसमें दिया गया अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई औजार मिले हैं। इसमें क्या है, पूरा स्थलों से अलग अलग कई कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई औजार मिले हैं। इसके अलावा हुक्सी में अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, न कि बलुआ पत्थरों से। क्या है, जो ऑप्शन हमारा सेकंड दिया था बलुआ पत्थरों से, तो बलुआ पत्थरों से नहीं बनाया जाता था, ये चूना पत्थरों से इसका उपयोग किया बनाया जाता था। औजार जो मिले हैं तो उसके साक्ष्य चूना पत्थरों से मिले हैं, तो इसलिए वो गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिए दिया भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, तो भारत में जो है शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से, नवपाषाण युग से पहला दिया है। सेकंड दिया है आंध्र प्रदेश के पटने नामक स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। कि ऑप्शन थर्ड है प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। चलिए अब देखते हैं तीनों में से कौन सा सही है। देखिए ऑप्शन दिए हैं, केवल फर्स्ट सही है, फर्स्ट सेकंड दोनों सही है, थर्ड सही है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। कौन सा, थर्ड और सही है, क्योंकि देखिए प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन मतलब चित्र बना हुआ और उनके मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो यही वर्ष सही है। चलिए इससे जुड़े कुछ तथ्य देख लेते हैं।
महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें, भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुए। ये अवशेष पटने नामक पूरा स्थल जो महाराष्ट्र में स्थित है से मिले हैं। अतः कथन फर्स्ट और सेकंड गलत है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कथन थर्ड जो है सही है। इनमें से अंडों के छिलकों पर चित्रांकन इनसे मनके बनाने का प्रमाण भी मिलता है। हाल ही में 2500 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के अंडों के सेल राजस्थान के बूंदी से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान के बूंदी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर अपन चलते हैं। अगला देखिए, अगला हमारा टॉपिक आ गया कहाँ से? भोजन संग्रह से उत्पादन तक। ठीक है, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा जानवर है जिसे पालतू बनाया गया, ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, जल्दी बताइए। तो करेक्ट आंसर ए बन जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होगा, कुत्ता। कुत्ता मतलब किसको बनाया गया? डॉग को। ठीक है, देखिए सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता था। इसके बाद मनुष्य ने भेड़ बकरी को पालना शुरू किया। पहले सबसे पहले किसको बनाया था? डॉग को बनाया। उसके बाद क्या है, भेड़ और बकरी को भी पालना स्टार्ट कर दिया। चलिए आगे की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थानों या पुरातात्विक विदों से शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? किसके मतलब ये है कि पुरातात्विक शुरुआती कृषकों और पशुपालनों के होने के साक्ष्य मिले हैं, कि मतलब पशुपालक यहाँ थे। ऑप्शन ए पयमपल्ली, ऑप्शन बी हल्लूर, ऑप्शन थर्ड दिया है महागढ़, ऑप्शन फोर गुप्फका कराल, ऑप्शन 5 दिया है बुर्जहोम। देखिए इनमें से कौन सा राइट होगा? पहला दूसरा राइट होगा, कि पहला दूसरा तीसरा होगा, कि केवल चौथा पांचवा, कि सभी होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी होगा। सभी से मिला है, पयमपल्ली से भी मिला है, हुल्लूर से भी, महागढ़ा से भी, गुप्फ कराल से भी और बुर्जहोम से, सभी स्थानों से इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है सही जोड़ी का। देखिए मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है वर्तमान में, जल्दी बताइए। कोल्ड हवा कहाँ है? चिरांद कहाँ है? गुप्त कराल कहाँ पर स्थित है? जल्दी जल्दी बताइए, जोड़ी मिलाइए, कौन सा करेक्ट आंसर इसमें होने वाला है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें तीसरे का बी बता, इसमें बी नंबर बता रहा है, तो बी नंबर होगा, तो बी नंबर में आप देख लीजिए मेहरगढ़ का। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, ए का तीसरा हो जाएगा। इसके बाद बी का क्या होगा? कोल्ड हवा कहाँ है? तो कोल्ड हवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। चिरांद कहाँ पर स्थित है? चिरांद स्थित है बिहार में। कहाँ पर स्थित है? चिरांद बिहार में स्थित है। और गुप्त कराल कहाँ पर है? तो गुप्त कराल है कश्मीर में। तो पहले क्या होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए कैसा होगा। यहाँ पे तीसरा दिया है ना, पहले का तीसरा। ठीक है, तो देखिए पहले का तीसरा दिया हुआ है पहले का, तो यहाँ तीसरा होगा, यहाँ पे ए होगा। ठीक है, ए। इसके बाद ये कोल्ड हवा का कहाँ पर है? तो कोल्ड हवा का उत्तर प्रदेश, तो ये होगा आपका बी। और इसके बाद ये आपका होगा सी नंबर होगा, ये होगा आपका डी नंबर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर अपन बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दिया गया है यही युग्म से संबंधित। महागढ़ा का कहाँ पर होगा? बुर्जहोम कहाँ पर है? हुल्लूर कहाँ है? पयमपली कहाँ पर स्थित है? देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल 3 और 4 जो है सम्मिलित नहीं है। 3 4 क्या? हुल्लूर का आंध्र प्रदेश नहीं होगा, पयमपली का तेलंगाना नहीं होगा, जबकि महागढ़ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, बुर्जहोम कश्मीर में स्थित है। तो यही वाला गलत दिया हुआ है। इसके अलावा चलिए इसमें हम बात कर लेते हैं। तो देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है महागढ़ा कहाँ दिया गया है, तो महागढ़ जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इस पूरा स्थल से चावल और मवेशी मतलब मिट्टी व खुर्रों के निशान के रूप में साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा बुर्जहोम वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। इसमें गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी होने के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? तो बुर्जहोम से। हुल्लूर वर्तमान में कहाँ है? अभी हमने बात किया था कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से पुरातात्विक के अलावा ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर के साक्ष्य मिले। यहाँ से भी सुअर के साक्ष्य मिले हैं, भेड़ बकरियों के। अब पयमपल्ली कहाँ है? वर्तमान में तमिलनाडु में। कोई पूछा जाए कि पयमपल्ली कहाँ पर है, तो वर्तमान में स्थित है कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। यहाँ से काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर यहाँ से भी अवशेष मिले हुए हैं। इसके अलावा हल्लूर पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में स्थित है तथा पयमपल्ली तमिलनाडु में अवस्थित है। परंतु
एनसीईआरटी 6 के अनुसार बोला हुआ है कि दोनों पुरास्थलों को आंध्र प्रदेश में स्थित बताया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक 6 में बोला गया है कि दोनों ही पुरास्थल आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे की ओर अपन बढ़ेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थानों एवं झोपड़ियों पर घरों के निशान मिले हैं। बुर्जहोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। सेकंड है, यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, कि दोनों होगा, कि कोई नहीं होगा? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? दोनों। क्या दिया गया है? दोनों होगा। चलिए इससे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए दिया गया है, बुर्ज होम वर्तमान में कश्मीर में है, अभी हमने बात किया, अब स्थित है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। क्या करते थे? गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्वावास कहते थे। क्या कहा जाता था? तो गर्वावास कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा इनके नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। नीचे अगर उतरना है तो किसके माध्यम से उतरते थे? सीढ़ियाँ। इससे उन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती थी। इसके अलावा झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाने की जगह थी। इसमें ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते थे। मतलब गर्मी में अगर है तो खाना बाहर पकाते थे, और अगर ठंड का मौसम है तो कहाँ पकाते थे? ये अंदर पकाते होंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस देखिए पहला है, इस काल में पुरापाषाणी औजार का प्रयोग निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। कि ऑप्शन बी दिया, इस काल में औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाने लगी। ऑप्शन सी है, इन युग में वनस्पतियों और अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग होने लगा। कि ऑप्शन डी दिया, इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण का आरंभ हो गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, करेक्ट आंसर होगा। इस काल में पूरा पाषाणिक काल जो औजार का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद कर दिया गया। कौन से काल में? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में क्या हुआ? जो पुराने जो औजार हुआ करते थे उन पर पूर्णतः बंद कर दिया गया। चलिए आगे की ओर अपन बढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, देख लेते हैं। देखिए, नवपाषाण युग से प्राप्त उपकरण पुरापाषाण युग से विभिन्न, इसी कारण इस युग को नवपाषाण युग कहा जाता है। ठीक है, इनमें से कुछ औजारों के में धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। कुछ औजार जो हैं हड्डियों से बनाए जाते थे। इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का निर्माण और प्रयोग भी होता था। अतः कथन एक गलत है ना। इसके अलावा देखिए बोला गया, चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मसूलों का उपयोग भी किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी प्रयोग में लिए जाते हैं। इस काल में पुरास्थलों में विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन अलंकरण भी कहा जाता है, जिनका उपयोग चीज़ें रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करना चालू कर दिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, कथन ने दिया है, नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। ये ऑप्शन आर दिया है, मतलब कारण, नवपाषाण काल के कपास उपजाया जाने लगा था। मतलब नवपाषाण काल में क्या हो गया? कपास उगाया जाने लगा। तो इसमें से कौन सा सही है? पहला दिया है, ए तथा आर दोनों सही हैं। तब आर ए का स्पष्टीकरण कर रहा है। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ए सही है परंतु आर गलत है, कि ए गलत है आर सही है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या बोल रहा है? ए आर दोनों सही हैं, और जो ए आर है ए का पूर्णतः स्पष्टीकरण कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे से निकटतम स्थित है? ऑप्शन ए बोलन दर्रा, ऑप्शन बी दिया गोमल दर्रा, ऑप्शन सी खैबर दर्रा, ऑप्शन डी दिया है काराकोरम दर्रा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोलन दर्रा। कहाँ से स्थित है? तो मेहरगढ़ जो है बोलन दर्रा से निकटतम स्थित है। मेहरगढ़ किरधर पहाड़ी में स्थित बोलन दर्रे के समीप एक हरा भरा समतल स्थान है। क्या है? हरा भरा यह समतल स्थान है। इसके अलावा ये वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है वर्तमान में, और बलूचिस्तान वाले स्थान में आता है। ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है। कहाँ पर? ईरान अगर आप जाते हैं तो ईरान जाने का क्या है, ये जो दर्रा है बोलन दर्रा, इसी के माध्यम से जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन फिर इसी प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था।
आर दिया है, मेहरगढ़ के लोग का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला सेम वही ऑप्शन दिए हैं, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का स्पष्टीकरण कर रहा है, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। आर ए दोनों सही हैं कि दोनों गलत हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला ही सही हो जाएगा। क्या है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का पूरा स्पष्टीकरण कर रहा है। चलिए इससे जुड़े कुछ तथ्य देख लेते हैं। देखिए दिया गया है ना, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ से ऐसे कब्रें मिली हैं, अतः विकल्प फर्स्ट जो है सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? ऑप्शन ए बकरी, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी भेड़, ऑप्शन डी मुर्गी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बकरी। किसके साथ दफनाया गया था? जानवरों को मृतक के साथ दफनाया गया तो बकरी के साथ। कौन सा जानवर है? बकरी को। देखिए मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। यहाँ के लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। संभवतः इसे परलोक में मृत्यु के खाने के लिए रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी हुल्लूर, ऑप्शन सी गुप्त कराल, ऑप्शन डी दिया है दरोजली हेडिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दरोजली जो हेडिंग है ये कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र की घाटी के एक पहाड़ी पर स्थित है। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या, आओ इससे जुड़ा तथ्य देख लेते हैं। दरोजली जो हेडिंग है ये चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी के एक पहाड़ी पर स्थित है। कब? जब जानते हैं जब अपन चीन और म्यांमार की ओर जाते हैं तो वहाँ पर ब्रह्मपुत्र की जो घाटी होती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र क्या करता है उधर से जो वहाँ बांग्लादेश ऊपर जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ से अंदर प्रवेश करती है। यहाँ से काठस के औजार और बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। काठस्थ उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर बन जाती है। काठस्थ क्या होता है? तो काठस्थ अगर आपसे पूछे कोई क्या होता है तो ये उस लकड़ी को कहते हैं जो कठोर होकर पत्थर बन जाती है। यहाँ मूसल और खलल जैसे उपकरणों का प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, चताल घृत पुरा स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक चताल हुक तुर्की में है। दूसरा है, यहाँ दूर दराज स्थानों में कई चीज़ें उपयोग के लिए लाई जाती हैं, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़िया तथा भूमध्य सागर की सीपियों। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या इसमें सही होने वाला है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। 13 नंबर का देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कभी अगर पूछ ले कि चौकोर और जो आयताकार घर के अवशेष कहाँ से मिले हैं तो ये मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ से के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। मेहरगढ़ में क्या हुआ? सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना और उसके अलावा भेड़ बकरी पालना स्टार्ट किया था। मेहरगढ़ से ही चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो भंडारण के काम में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आरंभिक नगर। अगला क्या है? आरंभिक नगर के बारे में चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निगम निम्नलिखित में से कौन सा है? जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें सबसे पहले नगर कौन सा खोजा गया? तो इसका राइट आंसर सबको पता होगा, हड़प्पा। कौन सा खोजा गया? तो हड़प्पा जो है सबसे पहले खोजा गया। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए हड़प्पा पुरास्थल की खोज सबसे पहले हुई लगभग 80 वर्ष पूर्व। पुरातात्विविदों ने इस स्थल को ढूंढा। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी
ऐसे पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत चीज़ें कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस शहर का निर्माण 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। कालक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। बोला जाता है किसके समकालीन थी, तो मेसोपोटामिया के समकालीन थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, हड़प्पा पुरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पंजाब की ऑप्शन डी दिया है काबुल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पंजाब। कौन सा वाला पंजाब? तो ये पंजाब जो है पाकिस्तान वाला पंजाब। कहाँ हड़प्पा कहाँ है वर्तमान में? तो ये पाकिस्तान में पंजाब वाले इलाके में स्थित है। ठीक है, चलिए देखिए इससे जुड़ा तथ्य है, लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला जो कि आधुनिक पाकिस्तान है। क्या है? वर्तमान में जो पाकिस्तान है। चलिए आगे की ओर अपन चलते हैं। देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, इस नगरों में से कई नगरों को दो या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया। अगला है, सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। पुराविदों में ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता था। इसके अलावा दोनों हिस्सों में 4 दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। चलिए इसमें बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? डी होगा। देखिए क्या होगा? डी इसमें गलत है। देखिए बोला गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है तीनों सही हैं लेकिन डी इसमें गलत है, गलत ही पूछा है। इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनी होती थी। किसकी? पक्की ईंटों की बनी होती थी। ईंट इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवारों को मजबूत बनाने के लिए विशेष प्रकार के इनकी चिनाई की जाती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुराविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें गलत बताया? इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल हुआ। कि इसमें से पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। कि इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों तरफ से कमरे बनाए गए थे। कि लास्ट हमारा दिया गया है, इनमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। तो करेक्ट आंसर इसका यही होगा। गलत यही दिया गया, कौन सा? डी नंबर। इनमें से पानी भरने के लिए सिंधु नदी की छोटी नहरें निकाली गई थी, है ना, ये जबकि गलत है। जबकि सही सभी दिए हैं, हमको गलत ही पूछ रहा है। देखिए गलत है क्योंकि इस स्नानागार को भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। कहाँ से भरा जाता था? कुएं से पानी निकाला जाता था, इसलिए चौथा गलत हो जाएगा। इसके बाद खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। क्या है? जब कोई विशेष अवसर होता था तो उस पर विशिष्ट लोग नहाया करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला है, कालीबंगा और लोथन से अग्निकुंड मिले हैं। अगला है, हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदाड़ो और लोथन से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। उपयुक्त कथनों में से बताइए फर्स्ट सही है कि सेकंड सही है? फर्स्ट सेकंड दोनों सही है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट सेकंड दोनों सही है। मतलब फर्स्ट भी सही है, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं और हड़प्पा मोहनजोदाड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हुए हैं, तो दोनों सही है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, यही चीज़ इसमें लिखा होगा। आगे अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए, सिंध वाला जो पाकिस्तान वाला इलाका है, राजस्थान भारत में, पंजाब भारत में, गुजरात भारत में, हरियाणा भारत में। तो इसमें देखिए कौन सा करेक्ट होगा? पहला तीसरा होगा कि ऑप्शन डी? तो इसमें डी नंबर राइट होगा। इसलिए क्योंकि सभी स्थान भारत और पाकिस्तान में ही थे, तो कुछ स्थान भारत में हैं वर्तमान में और कुछ स्थान पाकिस्तान में स्थित हैं, तो दोनों होगा। तो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सभी सही होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इससे जुड़े तथ्य। देखिए वही चीज़ लिखा, हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान पंजाब सिंध प्रांत तथा भारत के गुजरात राजस्थान हरियाणा पंजाब प्रांतों में है। ठीक है, तो इन सभी स्थानों से पुरातत्व स्थान जो है अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के वाट मुहरे मनके तांबे के उपकरण, पत्थर के तवे ब्लेड आदि ये सब चीज़ें मिली हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों पर निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, इन नगरों में घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुछ कुएं होते थे। कि सी नंबर है, इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता ताकि इनकी सफाई आसान हो सके। कि हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से निकले। ये सब चीज़ें हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए सी नंबर गलत दिया है। इन नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी साफ़ सफाई आसान किया जा सके। साफ़ सफाई के लिए नालों को खुला थोड़ी रखा जाएगा, तो इसलिए गलत दिया है। जबकि कथन फर्स्ट, सेकंड और डी नंबर सही है। थर्ड नंबर जो है गलत है। देखिए क्योंकि इनमें से कोई भी नगरों में नाले ढके हुए होते थे। क्या होते थे, नाले जो हैं ढके हुए होते थे। इसमें गलत लिखा हुआ है, खुले नहीं होते थे। नालों में ढके होने के कारण इन जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। क्या होते थे, मेन होल बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनको देखभाल किया जा सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिए जाते थे, बाद में बड़े नालों में मिल जाते थे। ठीक है, यहाँ के घरों में आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। बीच में आंगन हुआ करता था, चारों तरफ क्या किया जाता था, घर बना दिया जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरों में शासन वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता है। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। शासक और नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए, इसमें कौन सा इसमें सही होने वाला है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका देखिए कौन सा करेक्ट दिया है। राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। चलिए इसमें देखते हैं। देखिए उपयुक्त इसमें से तीनों सही है, बोला हुआ है हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतों की खोज योजना में जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे। ये शासक लोग को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। अतः यहाँ शासक नगरवासी व्यापार भी करते थे। इसके अलावा नगरों में शासन वर्ग के अलावा लिपिक, शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक मोहरों पर लोग लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, हड़प्पा से प्राप्त वाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन होकर विचार कीजिए। वाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मनकों के निर्माण में कार्नेलियस पत्थरों का उपयोग किया जाता था। उपयुक्त इनमें से कौन सा सही है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है केवल सेकंड सही है। क्या है, मनकों के निर्माण में कार्नेलियस पत्थरों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए देखिए कथन दो जो है सही है, परंतु एक गलत है। क्योंकि हड़प्पा के नगरों में वाट बनाने के लिए सामान्यतः चर्ट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चूना पत्थर का नहीं, ना कि चूना पत्थर का, ये गलत लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में कढ़ाईदार वस्त्र बनने पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदाड़ो। कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ है। देखिए मोहनजोदाड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के पत्थर से बनी मूर्ति मिली थी। इससे कई कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पी नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ऑप्शन ए, सोने और चांदी में से गहने बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। मोहर बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें कौन सा सही है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल फर्स्ट और थर्ड सही है। देखिए तांबे और कांसे के केवल बर्तन औजार नहीं बनाए जाते थे, तो ये रॉन्ग होगा, जबकि ये वाला सही है और थर्ड वाला सही है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 12 नंबर का, सूती कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं। ऑप्शन ए सोतका कोर, ऑप्शन बी दिया है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी दिया है हड़प्पा, ऑप्शन डी राखी गढ़ी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदाड़ो। जो सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मोहनजोदाड़ो से मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए इस अगला क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का है, हड़प्पा के नगरों में सूती कताई का काम होता था। आर दिया है मतलब कारण, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी इसलिए। देखिए तो पहला वही ऑप्शन है, ए आर सही है, आर उसका स्पष्टीकरण कर रहा है।
और ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है उसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, इसलिए कि मेहरगढ़ में ही कपास की खेती होती थी, इसलिए क्या है, इसलिए हड़प्पा के नगरों में सूती कपास कताई का काम होता था। तो ये गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा। करेक्ट आंसर इसका आपसे बन जाना चाहिए लाल रंग का। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे उसमें कौन से कलर का उपयोग किया जाता था? तो लाल रंग का उपयोग किया जाता था। देखिए इन बर्तनों के ऊपर हिस्से में लाल रंग की पुताई की जाती थी ताकि निचले हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जा सके। मतलब पहले चित्रकारी भी होती थी तो नीचे काले रंग की चित्रकारी कर देते थे और ऊपर क्या करते थे, रेड कलर की वो कर देते थे, कलर से पुताई कर देते थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। इस काल में फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, इसके अलावा देखिए दूसरा नंबर दिया है हमारा, इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे वही फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। करेक्ट आंसर इसका कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही सही हैं। क्या है? दोनों सही हैं। कृत्रिम रूप से फेयंस को भी तैयार किया जाता था और इसके अलावा क्या दिया है, देखिए इसमें व्याख्या में दिया गया है कि हड़प्पा काल में फेयंस से एक मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेयंस से क्या क्या बनाया जाता था? मनके, चूड़ियाँ, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, लेकिन फ्योन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। क्या है? पत्थर उत्थर सब पाया जाता था, लेकिन फ्योन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं को एक चिकनी परत पर चढ़ाई जाती थी। इन चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। क्या होते थे? नीले या हरे होते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा सुम्मिलित जोड़ी का। तांबा दिया है, टिन दिया है, सोन दिया है, बहुमूल्य पत्थर दिया है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? जल्दी जल्दी मैच करके बताइए करेक्ट इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या दिया है, तांबा कहाँ पाया जाता है? तो तांबा पाया जाता है राजस्थान में। तो ए नंबर इसका ए हो जाएगा। कौन सा होगा? तांबा कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में, ये हो गया। इसके बाद टिन कहाँ पाया जाता है? तो टिन पाया जाता है अफगानिस्तान में। कहाँ पर? अफगानिस्तान में टिन पाया जाता है। इसके अलावा सोना कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक के कोलार में सोना पाया जाता है। तो सी नंबर इसका ये हो जाएगा। डी बहुमूल्य पत्थर कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। तो डी नंबर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। देखिए तांबा कहाँ? राजस्थान में। टिन कहाँ? अफगानिस्तान में। सोना कर्नाटक के कोलार में, सभी को पता होगा। बहुमूल्य पत्थर कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन में से कौन सा सही नहीं है? कृषक और चरवाहों गांव में रहते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी कि सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त होती थी। इनमें से कौन सा राइट आंसर होने वाला है? चलिए देखते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिए गए लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। इनके कृषक और चरवाहे प्रमुख थे। ये लोग खाने का सामान शासकों, लेखकों और दस्तकारों को देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं और जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हल का प्रयोग जुताई के लिए किया जाता था। एक नई बात थी कि ये हल लकड़ी के बने होते थे, अतः वे तो नहीं बच पाए, किंतु हल के आकार के मिट्टी के खिलौने यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। फिर सुम्मिलित जोड़ी से आ गया है क्वेश्चन। तो देखिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। सुम्मिलित जोड़ी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन है। क्या है? हड़प्पा। हड़प्पा का क्या होगा? हड़प्पा कौन सा नदी किनारे स्थित है? तो रावी नदी किनारे स्थित है, यही हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो को देखेंगे, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, बी हो जाएगा। इसके अलावा कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा है सी होगा। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सामने सामने सबका आंसर दिया हुआ था। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर। हाँ, ए नंबर ही दिया है तो ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हड़प्पा स्थल सिंधु सभ्यता की रावी नदी के तट पर तथा मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वहीं कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर स्थित है। लोथल साबरमती की सहायक भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है तो बन जाना चाहिए।
चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए तो इसका राइट आंसर धौलावीरा कहाँ पर है, गुजरात है, वर्तमान में गुजरात में स्थित है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा जो नगर है गुजरात कच्छ के इलाके में खदिर बेद के किनारे स्थित बसा हुआ है। यहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। यहाँ पर क्या हुआ करता था, साफ पानी मिलता था और ज़मीन बहुत ही उपजाऊ थी। ठीक है, देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह नगर निम्न में से कौन सा था। हड़प्पा था, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा की राखी गढ़ी था। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो कौन सा स्थान था, तो वह एक नगर था धौलावीरा। कौन सा था, धौलावीरा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए इससे जुड़े कुछ तथ्य देख लेते हैं। धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे बड़ा विशाल हड़प्पाकालीन नगर है। इसके अलावा जहां हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में विभक्त किया गया था। किसमें, 3 भागों में विभक्त किया था। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए खुला मैदान हुआ करता था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया जाता था। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। किसमें, लकड़ी में जड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, हड़प्पा का लोथल नगर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। जल्दी जल्दी बताइए। तो हड़प्पा का जो लोथल नगर है ये वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। देखिए लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। यह नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती तथा पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई थी चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ये गुजरात में माही नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पर है, लोथल नगर जो है ये गुजरात में कहाँ पर स्थित है, माही नगर के किनारे स्थित है। ठीक है, गुजरात में कहाँ पर है, तो लोथल नगर का कहाँ पर होगा, तो माही नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण, देखिए वही तथ्य दिया गया है। तथ्य क्या है कि देखिए ये गलत है क्योंकि लोथल साबरमती नदी के किनारे सहायक नदी भोगवाल जो साबरमती की सहायक नदी भगवा नदी के तट पर स्थित है, ना कि ये माही नदी पर स्थित है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, यह एक बंदरगाह है। थोड़ा यहाँ पे कम दिख रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा हड़प्पा कालीन मुहर जो मुद्रा है, मुहर बंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से विचार कीजिए। पहला है, मुहर का प्रयोग सामान में भरे उन डिब्बों व थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो जगह में दूसरी जगह भेजे जाते थे। ठीक है, इसके अलावा देखिए दिया गया है, शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहरों को बंद करवाना मुहरबंदी कहलाता था। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए हड़प्पा कालीन मुहर जो मुद्रा का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों को, थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरे जगह पर भेजे जाते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। 24 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंत में विषय के विभिन्न विद्वानों को विभिन्न तर्क, इन तर्कों को निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित कीजिए। नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश की ऑप्शन थर्ड दिया है, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। कौन सा इसमें सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है सभी होगा। क्या दिया गया है, अंत का कारण क्या है, नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश होना, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। इन तीनों इसमें करेक्ट होगा। देखिए यही दिया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता क्या दिया, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण है विषय के विद्वानों के मत दिए गए जिनमें से नदियों का सूखना, ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरतों को और मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों को चारा जरूरतों के कारण जंगलों को विनाश कर दिया गया, शासकों का नियंत्रण समाप्त होना, तीनों कारण सम्मिलित है। यह मत अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तर्कों से दिया गया है। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व दक्षिण के क्षेत्रों में कई बस्तियों को जाकर बस गए थे। चलिए देखते हैं। देखिए अभी हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। कौन सा है, 5 नंबर का टॉपिक है, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, तो ये इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे।
तो जितने भी क्वेश्चन थे सभी टॉपिक से रिलेटेड हमने पढ़ चुके हैं। तो आपको क्लास किस प्रकार से लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। जितने भी जीएस है पूरे हिस्ट्री के, एनसीईआरटी के 6 से लेकर 12 तक के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चनों को अगर करना है अगर आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट करिए, इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप लोग इसको ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। जितने भी इसमें दिए हुए हैं सभी को हम टॉपिक को 6 से 12 तक जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उसको हम कवर कराने की कोशिश करेंगे, अगर आप लोग इसको कमेंट करके बताएंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।